हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैनेजमेंट स्टडी मंत्रा। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और रिसर्च मेथोडोलॉजी का जो सेकंड पार्ट है और रिसर्च पब्लिकेशन एथिक्स, उसका इम्पोर्टेंट टॉपिक है। रिसर्च एथिक्स का बेसिकली कंसेप्ट क्या होता है, इसको देखेंगे। और जो रिसर्च एथिक्स में प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, चैलेंजेस क्या हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंस क्या है, तो सारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं रिसर्च एथिक्स के, उनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि बेसिकली जो रिसर्च एथिक्स क्या होते हैं। जैसे आपने देखा कि एथिक्स क्या है। एथिक्स मीन्स होता है व्हाट इज द राइट, व्हाट इज द रॉन्ग, व्हाट इज गुड, व्हाट इज बैड। तो रिसर्च एथिक्स में आप देखते हो कि एक ऐसी प्रोसेस होती है जो प्रिंसिपल्स गाइडलाइंस को रेफर करती है। किसको रेफर करती है? जो रिसर्च एथिक्स होते हैं वो प्रिंसिपल्स हो गए, गाइडलाइंस को रेफर करते हैं। जब कोई भी आप रिसर्च कंडक्ट करते हैं उसको गवर्न करने के लिए उसके अंदर जो प्रिंसिपल्स हैं उनको फॉलो कर रहे हो, गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हो। किस लिए कर रहे हो? ताकि जो आपकी रिसर्च है उसके अंदर इंटीग्रिटी मेंटेन हो सके, क्वालिटी आए और रिस्पेक्ट फॉर द राइट्स ऑफ आर डिग्निटी, राइट्स एंड डिग्निटी ऑफ ऑल अराउंड पार्टीज। अब जितनी भी पार्टीज उसके अंदर इन्वॉल्व हैं उनकी आपको डिग्निटी मेंटेन करनी है, उनके राइट्स को मेंटेन करना है, ताकि वो एक रिसर्च के अंदर क्वालिटी मेंटेन हो और उसके अंदर इंटीग्रिटी या ऑनेस्टी मेंटेन हो। तो आप कोई भी रिसर्च गवर्न कर रहे हैं प्रोसेस का, तो उसके लिए आपको गाइडलाइंस बनानी पड़ेगी, गाइडलाइंस फॉलो करने पड़ेगा और आपको जो प्रिंसिपल्स हैं आपको फॉलो करने पड़ेंगे। और रिसर्च एथिक्स बेसिकली किस चीज़ पर फोकस करते हैं कि जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको प्रोटेक्शन देना है, ठीक है, और आपको ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट करना है और जो क्रेडिबिलिटी है उसको मेंटेन करना है आफ्टर रिसर्च प्रोसेस। अब जो बेसिकली रिसर्च एथिक्स हैं वो जब रिसर्च प्रोसेस के अंदर आपको क्रेडिबिलिटी मेंटेन करनी है उसको उस पर फोकस करते हैं, और जो ट्रांसपेरेंसी है उसको प्रमोट करते हैं, और जो पार्टिसिपेंट का प्रोटेक्शन है उस पर फोकस करते हैं। ये बेसिकली कंसेप्ट हो गया रिसर्च एथिक्स का। इसके बाद आता है प्रिंसिपल ऑफ और रिसर्च एथिक्स। अब जो रिसर्च एथिक्स है उसके अलग अलग प्रिंसिपल्स हैं। सबसे पहले जो प्रिंसिपल आता है और रिस्पेक्ट फॉर पर्सन्स। अब आपका जो पहला प्रिंसिपल है यहाँ पे कि रिस्पेक्ट फॉर पर्सन्स। अब जो पर्सन्स एक रिसर्च प्रोसेस के अंदर इंक्लूड हुए हैं, जो इन्वॉल्व हैं, उनको आपको प्रॉपर रिस्पेक्ट देना है। ये एक कोर प्रिंसिपल ऑफ रिसर्च एथिक्स है। कैसे है? एक्नॉलेजेस द एटोनॉमी एंड डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल्स। अब जो इंडिविजुअल्स हैं रिसर्च प्रोसेस के अंदर जिनका इन्वॉल्वमेंट है, उनकी जो डिग्निटी है उसको मेंटेन करना है, उसको एक्नॉलेज करना है, और उनकी जो ऑटोनॉमी है, राइट, उसको भी आपको एक्नॉलेज करना है। मीन्स क्या है कि कोई भी इंडिविजुअल्स का एक रिसर्च के अंदर जो पार्टिसिपेशन है, उनकी जो एटोनॉमी है, जो फ्रीडम है, जो उनकी डिग्निटी है, उसको आपको एक संभालना है, उसको आपको क्रेडिट देना है, उसको आपको एज एन एक्नॉलेज करना है। इसके बाद है और रिसर्चर्स मस्ट ऑब्टेन इन्फॉर्म कंसेंट एंड रिस्पेक्ट पार्टिसिपेंट चॉइस। अब जो रिसर्चर है, एक जो रिसर्चर है उसको जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनके कंसेंट आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा, कंसेंट लेना पड़ेगा, और जो पार्टिसिपेंट की जो चॉइस है उसको आपको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। जो पार्टिसिपेंट्स कहते हैं उनकी जो चॉइसेस हैं उनको आपको रिस्पेक्ट देना पड़ेगा, और कुछ भी अगर उनसे आप डेटा लेते हो तो एज एन पार्टिसिपेंट उसकी कंसेंट का आपको अप्रूवल लेना है, बीइंग अ रिसर्चर। तो जो पर्सन्स इन्वॉल्व हैं रिसर्च प्रोसेस के अंदर उनको आपको रिस्पेक्ट देना है। इसके बाद सेकेंड जो प्रिंसिपल आता है बेनिफिशिएंसी। बेनिफिशिएंस क्या होता है? ensure that the research maximize benefits and minimize harms to participants। अब आपको ये इंश्योर करना है कि जो आपकी रिसर्च है वो मैक्सिमम बेनिफिट दे, और जो हार्म्स निकल के आ रहे हैं, जो हानि निकल, उनको मिनिमाइज होना चाहिए टू द पार्टिसिपेंट्स। अब आपकी रिसर्च का प्रोसेस बेसिकली क्या होना चाहिए कि जो पार्टिसिपेंट्स का जो इन्वॉल्वमेंट है, जो रिस्पोंडेंट का इन्वॉल्वमेंट है, उनको हार्म्स बहुत मिनिमाइज होना चाहिए, बहुत कम होना चाहिए, जबकि जो बेनिफिट है वो बहुत मैक्सिमाइज होना चाहिए। ये आपकी बेनिफिशेंस कहलाता है। ये भी आपका कोर प्रिंसिपल ऑफ रिसर्च एथिक्स है। इसके बाद थर्ड जो प्रिंसिपल आता है वो जस्टिस आता है। जस्टिस क्या होता है? प्रमोट्स फेयरनेस इन सिलेक्टिंग पार्टिसिपेंट्स। आपको क्या करना है? एक
जो फेयरनेस है, जो ट्रांसपेरेंसी है, उसको प्रमोट करना है जब कोई पार्टिसिपेंट्स, जब कोई रिस्पोंडेंट का सेलेक्टिंग करते हैं, उनको जब सेलेक्ट करते हैं। और डिस्ट्रीब्यूटिंग द बेनिफिट्स एंड रिस्क ऑफ अ रिसर्च, जब रिसर्च के अंदर कोई भी रिस्क आ रहा है, कोई भी बेनिफिट्स आ रहे हैं, उनको आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है इक्वली, आपको प्रमोट करना है। उसके अंदर फेयरनेस आना चाहिए, उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी आना चाहिए। इट मीन से आप जस्टिस प्रोवाइड करना है, चाहे वो रिस्क के रिगार्डिंग हो, चाहे बेनिफिट के रिगार्डिंग हो, या कोई आप पार्टिसिपेंट्स या रिस्पोंडेंट का आप सिलेक्शन कर रहे हैं। देन आपका नेक्स्ट प्रिंसिपल आता है इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी क्या होती है? आप होल्ड ऑनेस्टी, एक्यूरेसी एंड ऑब्जेक्टिविटी इन कंडक्टिंग एंड अ रिसर्च रिपोर्ट। जब कोई आप रिसर्च रिपोर्टिंग कर रहे हैं या कोई रिसर्च कंडक्ट कर रहे हैं, उसके अंदर ऑब्जेक्टिविटी क्या है, उसको आपको सपोर्ट करना है। उसके अंदर एक्यूरेसी क्या है, उसको सपोर्ट करना है। और रिसर्च प्रोसेस के अंदर राइट आपको ऑनेस्टी मेंटेन करनी है, ऑनेस्टी को सपोर्ट करना है। तो टोटल मिला के आपको उसके अंदर जो इंटीग्रिटी है उसको आपको सपोर्ट करना है, उसको आपको होल्ड करना है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है कॉन्फिडेंशियलिटी। safeguards participants personal information to ensure privacy। कॉन्फिडेंशियलिटी क्या होती है कि जो पार्टिसिपेंट्स हैं, जो रिस्पोंडेंट हैं, जिन्होंने डेटा दिया है, जो आपका जिनका इन्वॉल्वमेंट है आपकी रिसर्च प्रोसेस के अंदर, उनकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है उसको आपको क्या करना है, कॉन्फिडेंशियल रखना है। उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन की प्राइवेसी रखनी। आप ओनली रिसर्च के पर्पज से आप उनका डेटाबेस यूज करिए। ऐसा नहीं है कि आप उनका जो डेटाबेस है, जो उन्होंने आपको डेटा दिया है, वो आप कॉमर्शियल यूज, प्रोफेशनल यूज दे रहे हैं, किसी अनदर कंपनी को डेटा क्या कर रहे हैं, आप डेटा का मिस यूज कर रहे हैं, तो ये आपको कॉन्फिडेंशियल मेंटेन करना है, कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करनी है। इसके बाद जो लास्ट हमारा प्रिंसिपल आता है लास्ट, और ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी क्या है? इंश्योर्स ओपननेस अबाउट द रिसर्च एम, मेथोडोलॉजी एंड पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट। जो कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट हैं, जो मेथोडोलॉजी है, या जो आपके रिसर्च का एम क्या है, उसके बारे में आपको बहुत ज़्यादा ओपननेस, बहुत ट्रांसपेरेंसी, एकदम फेयरनेस आपको मेंटेन करनी है। अब अपने रिसर्च एथिक्स क्या बताते हैं कि आपकी जो रिसर्च प्रोसेस है, आपके जो रिसर्च एम है, जो आपकी मेथोडोलॉजी है एक रिसर्च प्रोसेस के अंदर, उसके बारे में टोटल और ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए और एकदम ओपननेस होना चाहिए। तो ये कोर प्रिंसिपल ऑफ रिसर्च एथिक्स है। इसके बाद जो सेकंड टॉपिक आता है इसमें, इंपॉर्टेंस ऑफ रिसर्च एथिक्स। अब जो रिसर्च एथिक्स है उनका बेसिकली इंपॉर्टेंस क्या है, इसके बहुत सारे मल्टीपल इंपॉर्टेंस है, उनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्या इंपॉर्टेंस आएगा रिसर्च, अगर आप एथिक्स फॉलो कर रहे हैं तो पहला इंपॉर्टेंस आपका आएगा प्रोटेक्ट्स पार्टिसिपेंट्स। जो पार्टिसिपेंट्स है उनका प्रोटेक्शन देना, इंश्योर फिजिकली, इमोशनल, साइकोलॉजिकल वेलबींग ड्यूरिंग एंड आफ्टर द स्टडी। अब जो पार्टिसिपेंट्स हैं, जो रिस्पोंडेंट हैं, चाहे वो स्टडी के दौरान या स्टडी के बाद, उनकी वेलबींग को आपको इंश्योर करना है, उनकी फिजिकली चीज़ों इंश्योर करना है, और जो उनकी इमोशनल चीज़ें हैं या साइकोलॉजिकल जो वेलबींग है उसको आपको क्या करना है, आपको इंश्योर करके चलना है। जैसे आप कह सकते हो अवॉइडिंग हार्म्स इन अ मेडिकल ट्रायल। अब जो मेडिकल ट्रायल चल रहा है उसके अंदर जो हार्म्स, जो नुकसान हो सकते हैं, जो हार्म आ रहे हैं, उनको आपको क्या करना है, अवॉइड करना है। इट मीन से जो पार्टिसिपेंट्स हैं, जो रिस्पोंडेंट्स हैं, उनका आपको प्रोटेक्शन भी लेके चलना है। सेकेंड पॉइंट आता है इनहांसिस रिसर्च क्रेडिबिलिटी। जो रिसर्च क्रेडिबिलिटी है उसको आपको इनहांस करना है, आगे बढ़ाना है। प्रमोट्स ट्रस्ट एंड इंटीग्रिटी, मेकिंग फाइंडिंग्स रिलायबल एंड एक्सेप्टेबल। जो आपकी फाइंडिंग्स निकल के आ रही है वो कैसी होना चाहिए, आपकी रिलायबल होना चाहिए, और ऐसी आपकी फाइंडिंग्स एक्सेप्टेबल इन नेचर होना चाहिए। यानी जो आपका कंक्लूजन निकल के आया रिसर्च के प्रोसेस, जो रिसर्च प्रोजेक्ट के बाद, या जो कंक्लूजन्स हैं, जो रिकमेंडेशंस निकल के आ रही हैं, वो आपकी रिलायबल, आपकी जेन्युइन होना चाहिए, और साथ साथ में वो इन पब्लिक वो एक्सेप्टेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपके रिजल्ट्स जो हैं, आपकी फाइंडिंग्स जो हैं, वो रिलायबल नहीं है, राइट, या आप उनकी एक्सेप्टेंस नहीं है, तो आपको ये मेंशन करना है। तो आपको जो ट्रस्ट है या जो इंटीग्रिटी है वो आपको प्रमोट करनी है। इट मीन से आप जो क्रेडिबिलिटी है, राइट, वो आपको मेंटेन करनी है। थर्ड पॉइंट आता है इंश्योर्स और लीगल
कंप्लाइंसेस। अब आपको जो लीगल कंप्लाइंसेस आ रहे हैं ड्यूरिंग द रिसर्च प्रोजेक्ट, उनको आपको इंश्योर करना है। अडहेयर्स टू लॉ एंड इंस्टीट्यूशनल पॉलिसीज रिगार्डिंग रिसर्च कंडक्ट। जब आप कोई रिसर्च कंडक्ट कर रहे हैं उसके दौरान जो लॉज आ रहे हैं या जो इंस्टीट्यूशनल पॉलिसीज आ रही हैं उनको आपको क्या करना है, उनको इंश्योर करके चलना है। एग्जाम्पल, डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन लाइक जीडीपीआर। अब जीडीपीआर के तरह आपको जो डेटा रेगुलेशन है, जो डेटा प्रोटेक्शन है, उसको आपको रेगुलेट करना है। फोर्थ पॉइंट आता है फोस्टर्स सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब आपको सोशल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको भी आपको लेके चलना है, एड्रेस करना है। एड्रेसेस इशूज ऑफ पब्लिक गुड और अवॉइड मिसयूज ऑफ रिसर्च फाइंडिंग्स। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि जो पब्लिक इशू हैं उनको आपको एड्रेस करना है और आपको अवॉइड करना है कि जो रिसर्च फाइंडिंग्स आ रही हैं उनका मिसयूज ना हो, उसको आपको अवॉइड करना है। तो आपकी ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ाता है कि जो रिसर्च की फाइंडिंग्स निकल के आ रही हैं, जो रिसर्च के कंक्लूजन्स निकल के आ रहे हैं, उनका जो मिसयूज को आपको अवॉइड करना है, बचना है। और जो पब्लिक की अच्छाइयाँ हैं उनको आपको एज एन एड्रेस करना है, उस इशू को आपको एड्रेस करना है। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है प्रमोट्स कोलैबोरेशन एंड ट्रस्ट। अब आपको जो कोलैबोरेशन है या जो ट्रस्ट है उसको आपको प्रमोट करना है। कैसे प्रमोट करना है? रिसर्च प्रोसेस के अंदर encourages ethical practices among researchers and participants। अब जो रिसर्चर्स हैं या जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनके बीच एथिकल जो प्रैक्टिसेस हैं उनको आपको बढ़ाना है। कैसे करना है? कि एक रिसर्चर है, ठीक है, और एक रिस्पोंडेंट है या पार्टिसिपेंट्स है, तो उनके बीच आपस में ट्रस्ट होना चाहिए और आपस में क्या होना चाहिए, एक एथिकल प्रैक्टिसेस फॉलो करनी है और कोलैबोरेशन देना है कि एक दो मिलके काम करना है। ये आपके बेसिकली इंपॉर्टेंस ऑफ द रिसर्च एथिक्स है। इसके बाद आपका आता है इसमें नेक्स्ट टॉपिक एथिकल कंसिडरेशंस इन रिसर्च। एक रिसर्च के अंदर एथिकल कंसिडरेशंस क्या होते हैं इनके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो एथिकल कंसिडरेशन आता है इन्फॉर्म्ड कंसेंट। अब आपको जो कंसेंट है, जो अनुमति है, वो उसके बारे में आपको इन्फॉर्म करना है टू द पार्टिसिपेंट। पार्टिसिपेंट्स मस्ट बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द स्टडी पर्पज, मेथड्स, रिस्क एंड बेनिफिट्स। अब आपको बीइंग अ रिसर्चर आपको ये इन्फॉर्म करना है, उनकी कंसेंट लेना है, किसका? जो पार्टिसिपेंट्स हैं, जो रिस्पोंडेंट हैं, उनको जो स्टडी का पर्पज़ क्या है, कौन कौन से मेथड्स यूज़ करेंगे, क्या इसके बेनिफिट हो सकते हैं, एक क्या इसके अंदर रिस्क आ सकते हैं। आपको पूरी स्टडी के बारे में पार्टिसिपेंट्स का जो आपको इन्फॉर्म करना है ताकि किसी प्रकार कोई डाउट्स ना रहे। कंसेंट मस्ट बी वॉलंटरी और डॉक्यूमेंटेड। जो आप कंसेंट ले रहे हैं रिस्पोंडेंट से वो एज एन वॉलंटियर होना चाहिए और आपका डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए। चाहे उनका पेपर पे आप उनका कंसेंट ले सकते हैं या एज एन वॉलंटरी आप कंसेंट ले सकते हैं, पर कंसेंट जो है मस्ट होता है। ये आपका एथिकल कंसिडरेशन में आता है। सेकंड क्या आता है? एथिकल कंसिडरेशन अवॉइडेंस ऑफ हार्म। जो हार्म्स हैं उनको आपको अवॉइड करना है। मिनिमाइज रिस्क ऑफ हार्म्स टू पार्टिसिपेंट, एनिमल्स एंड एनवायरनमेंट। अब आपको देखना है कि कोई इन्वायरमेंट है, कोई एनिमल्स हैं या जो रिस्पोंडेंट या पार्टिसिपेंट्स हैं उनके कोई हार्म नहीं होना चाहिए। उनके जो हार्म का रिस्क है, जो उनकी नुकसान हो सकता है, उसका जो रिस्क है उसको आपको मिनिमाइज करना है। चाहे वो कोई एनिमल्स हो या कोई पार्टिसिपेंट्स हो या कोई किसी भी प्रकार का जो इन्वायरमेंटल लॉस हो रहा है उसको आपको, उस रिस्क को आपको मिनिमाइज करना है। रिसर्चर शुड एंटिसिपेट एंड मिटिगेट पोटेंशियल एडवर्स इफेक्ट। अब आप जो रिसर्चर हो तो आपको क्या करना है? आपको एंटिसिपेट करना है, पहले से आपको प्रोडक्शन करना है और उसके रिगार्डिंग आपको जो एक इफेक्ट आ सकता है, एडवर्स इफेक्ट आ सकता है, उसका आपको मिटिगेशन, उसका आपको सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने हैं। इसके बाद जो थर्ड हमारा आता है एथिकल कंसिडरेशन कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्राइवेसी। अब आपको जो कॉन्फिडेंशियलिटी है और जो प्राइवेसी है उसको आपको मेंटेन करना है। कैसे आप मेंटेन करोगे? सिक्योर पर्सनल डेटा एंड मेंटेन पार्टिसिपेंट एनोनिमिटी व्हेन नेसेसरी। जब आपको लगता है कि जो पार्टिसिपेंट्स की एनोनिमिटी मेंटेन करना है और जो पर्सनल डेटा उसको भी आपको सिक्योर करना है। इट मीन्स क्या है? ये कॉन्फिडेंशियल है। अब इसका सिंपल सा मीनिंग क्या है कि जो पार्टिसिपेंट्स है
उसका जो पर्सनल डेटा है उसकी आपको प्राइवेसी रखनी है, और उसकी जो एनोनिमिटी है उसको भी आपको मेंटेन करना है जब ये नेसेसरी है। एग्जांपल यूजिंग स्यूडोम्स इन क्वालिटेटिव रिसर्च। आपको क्वालिटेटिव रिसर्च है तो उसमें आपको ये चीज़ें मेंटेन करनी है। इसके बाद जो थर्ड नेक्स्ट पॉइंट आता है अवॉइडेंस ऑफ प्लेजरिज्म। जो प्लेजरिज्म है उसको आपको अवॉइड करना है, उससे आपको बचना है। ये भी आपका क्या है, एथिकल कंसिडरेशन है। इंश्योर ओरिजिनल वर्क एंड प्रॉपरली एक्नॉलेज सोर्सेज। आपको क्या करना है, जो ओरिजिनल वर्क है उसको आपको लेके चलना है, और जितनी भी जो प्लेजरिज्म है, जो आप किसी की जो लिटरेचर है आप चोरी कर रहे हो, उसको आपको अवॉइड करना है। जितना जो ओरिजिनल वर्क है उसको ही आपको कंसीडर करना है। और अगर कोई भी आप सोर्सेज यूज कर रहे हो अपनी रिसर्च प्रोजेक्ट के अंदर, उसको प्रॉपरली आप एक्नॉलेज करिए, उनको प्रॉपरली आप साइटेशन दीजिए। कोई भी आप जहाँ से आपने हेल्प लिया है उनको अच्छे से आप एक्नॉलेज करिए और उनको आप साइटेशन प्रोवाइड करिए। इट मीन्स आप क्या कर रहे हो, जो प्लेजरिज्म है उसको आप अवॉइड कर रहे हो। फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। जो इंटरेस्ट के कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं उसको आपको क्या करना है, डिस्क्लोज करना है। डिस्क्लोज एंड मैनेज एनी रिलेशनशिप और बाइसेस डेट में अफेक्ट द रिसर्च प्रोसेस। आपको आपकी जो रिसर्च प्रोसेस है उस पर कोई भी ऐसा नेगेटिव इंप्रेशन पड़ रहा है, कोई इफेक्ट डाल रहा है, ऐसे जो रिलेशनशिप हैं, ऐसी जो बाइसेस आ रही हैं, उनको आपको डिस्क्लोज करना है और उनको आपको मैनेज करना है। इट मीन से कोई भी ऐसी कोई रिलेशनशिप है, कोई बाइसनेस आ रही है, उसको आपको डिस्क्लोज करना है और उसको आपको अच्छे से मैनेज करना है। जो आपकी प्रोसेस है, रिसर्च प्रोसेस है, उसको वो अफेक्ट कर रहा हो। फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है एनिमल वेलफेयर। आप जो रिसर्च आपकी प्रोसेस है, आप कोई भी रिसर्च कर रहे हैं तो आपका ये बहुत इम्पॉर्टेंट आपका एथिक्स है कि आप एनिमल वेलफेयर को भी लेके चलेंगे। एडहेयर टू एथिकल स्टैंडर्ड्स फॉर रिसर्च इन्वॉल्विंग एनिमल्स इंक्लूडिंग मिनिमाइजिंग सफरिंग। आपको ये देखना है कि आपका जो रिसर्च प्रोजेक्ट है, आपको एथिकल जो स्टैंडर्ड्स है आपको फॉलो करना है, चाहे किसी भी एनिमल्स के रिगार्डिंग। ऐसा नहीं है कि आपकी रिसर्च के लिए कोई एनिमल बहुत ज़्यादा आप प्रॉब्लम सफ़र कर रहा हो, तो आपको मिनिमाइजिंग करना है, कोई भी एनिमल्स आपकी रिसर्च की वजह से सफ़र नहीं करे। तो बेसिकली ये आपके जो मेजर की एथिकल कंसिडरेशन है इन अ रिसर्च। अब जो एथिकल रिसर्च है, ठीक, जो आपके रिसर्च एथिक्स है, उसमें कौन कौन से चैलेंजेस आते हैं, कौन कौन से इश्यूज क्रिएट होते हैं, उनको हम देखते हैं। तो बहुत सारे इश्यूज हैं रिसर्च एथिक्स के अंदर जो आपको आप एड्रेस करते हैं, बहुत सारे चैलेंजेस हैं जो आप एड्रेस करते हैं। सबसे पहले आपका जो इशू आता है, जो सबसे पहले आपका चैलेंज आता है, वो आपका आता है कल्चरल डिफरेंसेस। कल्चरल डिफरेंसेस आपका एक बहुत बड़ा इशू है एक रिसर्च एथिक्स के अंदर। नेविगेटिंग एथिकल स्टैंडर्ड्स अक्रॉस डाइवर्स कल्चरल कॉन्टेस्ट। अब एक बहुत बड़ी डाइवर्स कल्चरल कॉन्टेस्ट के पूरी उसमें देखते हैं तो आपके लिए जो एथिकल स्टैंडर्ड्स है वो बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि अलग अलग कल्चर है। जहाँ से जो आपने अपना टारगेट एरिया लिया है, जहाँ से जो आप पॉपुलेशन, जो आपकी टारगेटेड पॉपुलेशन है, उसमें एक अलग अलग डाइवर्स कल्चर है। तो उस वजह से क्या हो रहा है कि आपके लिए बहुत बड़े एथिकल जो स्टैंडर्ड्स हैं, जो चैलेंज हैं, वो आपको फेस करने पड़ते हैं। सेकंड आता है बैलेंसिंग रिस्क एंड बेनिफिट्स। अब आपके लिए चैलेंज क्या है कि आपको रिस्क जो आ रहे हैं आपकी रिसर्च के दौरान, और जो बेनिफिट्स हो रहे हैं वो रिसर्च से, उनको आपको प्रॉपर बैलेंस करना है। कभी क्या होता है कि आपकी जो रिसर्च है उससे सोसाइटी को बेनिफिट तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, पर सोसाइटी को क्या आ रहा है, रिस्क भी बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो आपको इसको अच्छे से बैलेंसिंग करना है। अब कोई रिस्पोंडेंट है, उसको बेनिफिट आपके रिसर्च से हो रहा है, नो डाउट, पर उसके लिए रिस्क भी बहुत ज़्यादा है। तो आपको जो इसकी बैलेंसिंग है उसको आपको ये अच्छे से मेंटेन करना है, बैलेंस करना है। फिर आपका आता है टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस। ये भी आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि आजकल क्या आ रहा है कि डिजिटल टेक्नोलॉजी डेली बेसिस पे अपडेट हो रही हैं। तो आपको उन टेक्नोलॉजी को भी एक अच्छे से कंसर्न करना है। एथिकल कंसर्न्स अबाउट डेटा प्राइवेसी इन डिजिटल एंड एआई और ड्राइवन रिसर्च। आजकल क्या हो रहा है कि जो आपका डेटा है उसकी प्राइवेसी बहुत
आपके लिए एथिकल कंसर्न है, क्योंकि आजकल डिजिटल टाइम चल रहा है, डिजिटल वर्ल्ड है और एआई ड्राइवन रिसर्च चल रही है। तो उस वजह से आपके लिए जो डेटा प्राइवेसी है वो एज एन एथिकल चैलेंज हो गया है। एंड लास्ट आपका आता है प्रेशर टू पब्लिश। जो रिसर्च पेपर हैं, जो पब्लिशिंग के लिए आपके पास बहुत प्रेशर है, ये भी आपके लिए चैलेंज है। अवॉइडिंग अनएथिकल प्रैक्टिसेस लाइक फैब्रिकेशन और फाल्सिफिकेशन ऑफ डेटा अंडर पब्लिकेशन प्रेशर। अब क्या होता है, जो रिसर्चर हैं उन पे बहुत सारा प्रेशर है, आप अपना पब्लिकेशन कराइए, अपने पेपर्स पब्लिश करिए। इस वजह से क्या होता है कि वो फाल्सिफिकेशन यूज़ करते हैं, फैब्रिकेशन ऐसी जो प्रैक्टिसेस हैं उनको आप यूज़ कर रहे हैं। ये सारी प्रैक्टिसेस कैसी हैं, ये अनएथिकल प्रैक्टिसेस हैं, लाइक फैब्रिकेशन, फाल्सिफिकेशन एंड प्लेजरिज्म, क्योंकि उन पर बहुत ज़्यादा पब्लिशिंग का प्रेशर होता है। तो जो ऐसी अनएथिकल प्रैक्टिसेस हैं उनको आपको अवॉइड करना है। तो ये चैलेंजेस ऑफ रिसर्च एथिक्स हैं। तो गाइस, इसमें हमने रिसर्च के जो एथिक्स हैं उसके बारे में देखा, चैलेंजेस हमने डिस्कस किया, और एथिकल कंसिडरेशन क्या है, रिसर्च एथिक्स, वो भी डिस्कस किया था। और जो कोर प्रिंसिपल या एलिमेंट्स ऑफ रिसर्च एथिक्स क्या है, इनको हमने डिस्कस किया। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।